में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन अल्फाजों की जिनमें उन्होंने कहा कि नए भारत का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने समय जो रखा है 2022 में नए भारत की एक तस्वीर सामने आ सकेगी, वो कैसे आएगी उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखें कि मोदी साहब लाल किला की प्राचीर से क्या कह रहे हैं, किस दिशा से कैसे इस मुल्क में एक नया इंडिया स्थापित करेंगे, जरा सुनिए। देश भक्तों को याद करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है और इसलिए न्यू इंडिया का एक संकल्प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से भाषण हर बार की तरह इस बार भी धारदार रहा। उन्होंने लाल किले से सपनों के नए भारत या यूं कहें न्यू इंडिया की परिकल्पना लोगों के सामने रखी। उन्होंने देश की आवाम को वो तस्वीर दिखाई जो भारत का हर शख्स देखना चाहता है। उन्होंने नए इंडिया में तेजस हवाई जहाज का भी जिक्र किया तो भीम ऐप की भी तारीफ की। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार न्यू इंडिया का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है और वो इसे पूरा करके ही दम लेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीबों को लूट करके तिजोरी भरने वाले लोग आज भी चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और उससे मेहनतकश और ईमानदार व्यक्ति का भरोसा बढ़ता है। ईमानदार क्यों लगता है कि हां, अब मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा तो मेरी ईमानदारी का भी कोई मूल्य है। मोदी ने न्यू इंडिया के केंद्र में गरीब और किसान वर्ग को रखा है। नहीं होगी, देश का किसान चैन से सोएगा और देश की महिलाएं बिना डर के जीवन जी सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार नया भारत बनाने की बात कर चुके हैं। उनका 2022 की समय सीमा को लेकर चलना ये दर्शाता है कि वो जनता से कहीं ना कहीं अगले कार्यकाल में खुद को चुनने के संकेत दे रहे हैं। वाजपेयी सरकार ने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। अब मोदी का न्यू इंडिया का नारा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी सरकार 2022 तक न्यू इंडिया के सपने को साकार कैसे करेगी, जबकि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में भी कई बार सरकार पर सवाल उठे हैं और कई विकराल चुनौतियां देश के सामने मुंह बाहे खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। आपने सुना कि किस तरह से किसान की आमदनी दुगनी होगी, गरीब को उसका पक्का घर मिलेगा, उसको रोटी कपड़ा और मकान का जो अधिकार है या कहें कि जो एक आवश्यकता है वो पूरी हो पाएंगी। नरेंद्र मोदी ने वो सपने देखे और कहा है कि न्यू इंडिया। हम आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के साइनिंग इंडिया से नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया किस तरह से अलग होगा। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था। इन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसके माध्यम से नए इंडिया के सपने देखे। उन्होंने कहा कि जहाज भी बन रहा है तो हथियार भी बन रहे हैं और मुल्क में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तभी देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। यही नए इंडिया का एक सपना वो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन 2022 का उन्होंने जो समय सीमा रखी है, मुल्क के अंदर आम जो चुनाव होंगे वो 2019 अप्रैल मई में होंगे। मई 2019 में सरकार के गठन ड्यू है। तो मोदी साहब 2022 का जो लेकर के चल रहे हैं कि या तो उन्हें पूरी तरह से भरोसा है कि नेक्स्ट जो कार्यकाल है वह हमारा है और हम उसके लिए एक आधारशिला भी से रख सकते हैं जो 2022 में हम उसे पूरी भी कर सकते हैं। चले इस मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ शीलधा भाई जी भाजपा से इस वक्त हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि न्यू इंडिया हर किसी को अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो चीजें गिना रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2013 के अंदर गोवा में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक हुई। उस समय राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस कार्य समिति की बैठक के अंदर नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने घोषित किया और नरेंद्र मोदी जी से पहले राजनाथ सिंह जी ने अपना उद्बोधन दिया
उसके बाद में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां पे दौरे किए और जहां जहां पे बहुत सी सभाएं की, उन सभाओं के अंदर इस मुल्क के बहुत से लोगों से अलग अलग वादे किए। आज फर्क इतना लगता है मेरे को कि जो 15 अगस्त 2017 को लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने बोला, उससे पहले ये सभी बातें वो देश की आम सभाओं में बोलते थे और 2013 के अंदर लोगों को एक स्वप्न दिखाया और लोगों से बहुत से वादे किए और वादे करके कहा कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। अब हमारी संसदीय व्यवस्था है, हमारी ऐसी व्यवस्था है कि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। इन्होंने इस बार तीसरी बार लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। मुझे एक भी चीज, कुछ चीज, 2-3 चीजों को छोड़ के नहीं लगता कि उन्होंने कहीं कोई नई बातें की होगी। बेहतर होता कि जब लाल किले की प्राचीर से जब वो बात करते तो उससे पहले जनता के बीच में जो गए थे और जनता के बीच में उन्होंने जो वादे किए थे, उन वादों का लेखा जोखा पेश करते और उन्होंने कहते कि हम 3 साल के अंदर हमारी जो वादे थे, हमारी जो बातें थी, हमने इतनी दूरी तय की है और आगे आने वाले समय में हम इतनी दूरी तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा पत्र जारी किया। चुनाव से पहले इस घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने जनता से बहुत से वादे किए। इन वादों का लेखा जोखा अगर जनता के पास में रखते तो निश्चित रूप से जनता को उनके कर्तव्य पे और उनके शब्दों पे विश्वास होता। लेकिन मोदी जी उससे पहले एक बात बोलते थे कि मनमोहन सिंह मौन प्रधानमंत्री और ये बोलने वाले प्रधानमंत्री। मौन होकर काम करते तो देश की जनता के लिए बेहतर होता। आपके बोलने से और वादे करने से और देश की भावनाओं को साथ छलावा करने से ज्यादा बेहतर यह होता कि आज तक आपने जो दूरी तय की थी उसके अंदर इस मुल्क के लोगों ने आपको विश्वास करके एक इतना बड़ा जो बहुमत दिया, उस बहुमत को आपने सपनों के अंदर लोगों की भावनाओं के साथ मूल मुद्दों से दूर ले जाके खिलवाड़ कर रहे हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगा। सपने देखते हैं, वो एक बात और कहा करते हैं कि सपने देखेंगे तभी वो पूरे होंगे। आधारशिला किसी भी ख्वाब में छिपी होती है। उन्होंने हाँ, निश्चित रूप से आप ठीक करें, स्वप्न के लिए जागना पड़ता है और काम करना पड़ता है। सोए हुए सपने देखो तो वो पूरे नहीं होते। सपनों के लिए सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोए हुए सपने देख रहे हैं अभी। निश्चित रूप से अगर सोए हुए सपने नहीं देखते तो 3 साल का अपना लेखा जोखा पेश करते कि हमने 3 साल के अंदर हमने इतना काम दाम किया। दवाई जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2022 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, न्यू इंडिया की एक सोच लेकर के आए हैं। पहले साइनिंग इंडिया रही है, साइनिंग इंडिया को खारिज करके अब न्यू इंडिया पे बीजेपी चल रही है 2022 से। लेकिन पहले 19 के चुनाव भी होंगे जो काम हाथ में ले रहे हैं। अभी क्या माना जा सकता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2019 के चुनाव तो में लड़ने ही है और जीतने भी हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरह से 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, जो वादे किए, जिन मुद्दों पर उन्होंने जनता के बीच गए और लोगों से जो इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उनको लेकर जब वो सत्ता में आए तो उसी रूट पर उसी दिन से उनने चलना शुरू कर दिया। अभी जैसे ये कह रहे थे कि लाल किले से वो क्या बता रहे थे, लाल किले पर से उन्होंने वो बताया कि जो वादे उन्होंने किए और जिस नई दिशा में वो चले, 3 साल में उनकी क्या क्या स्थिति, क्या क्या उपलब्धियां रही, कांग्रेस ने भारत को किन स्थितियों में छोड़ा था, आज 3 साल के बाद में भारत ने किन ऊंचाइयों को छोड़ा है, कौन से क्षेत्र ऐसे थे जो अनछुए थे, किसानों की हालत क्या थी, मजदूरों की हालत क्या थी, महिलाओं की हालत क्या थी, युवाओं की हालत क्या थी, कितने बेरोजगार थे, कितने लोग मर रहे थे। इन सब बातों में जो परिवर्तन आया उसको क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने बताया। जो 2022 की बात कर रहे हैं उसके पीछे उनका एक आत्मविश्वास है। जनता ने जो उनको विश्वास दिया है, उनके कार्य पे जो मोहर लगाई है, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए उन्होंने भारी मतदान देकर यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है, जिस दिशा में भारत चल रहा है, उससे वो संतुष्ट हैं। इस पे उन्होंने मोहर लगाई। उसी आत्मविश्वास से लवरेज होकर जो 2022 की बात कर रहे हैं, वो एक लोगों में भावना जगाना चाहते हैं कि जिस एकता से, जिस प्रतिबद्धता से, जिस कहना चाहिए जिस हौसले से एक एक व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और हमने जो आजादी पाई और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, जिन लोगों, मेरा तो सवाल ये है, वो तो बिल्कुल आपकी बात सहमत। तो आपके स्वतंत्रता दिवस पे देखिए पूरा मुल्क जानता है कि
शहादत, कुर्बानियों, उन्हीं की वजह से ये मुल्क आजाद नहीं, मैं हुआ। आगे बात जोड़ रही हूँ। बात लेकिन न्यू इंडिया की बात है। बिल्कुल, मैं यही बात जोड़ रही हूँ कि वो सिर्फ कोई भी अकेले सरकार न्यू इंडिया नहीं ला सकती। इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी है। अगर व्यापारी काम कर रहे हैं तो वो ये सोचें कि सिर्फ मेरा हित नहीं है, मैं देश के हित के लिए काम कर रहा हूं, मुझे ये भ्रष्टाचार नहीं करना, मुझे कालाबाजारी नहीं करनी, मुझे जनता के लिए काम करना है। ये सब में भावना पैदा हो। तो न्यू इंडिया का अर्थ होगा कि गरीब नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेगा कि अपने बेटे को भी किसान बनाने से कतरा रहा है। आत्मनिर्भर बनेगा, उसके बच्चे सेल्फ डिपेंड होंगे। बिल्कुल हर क्षेत्र में अगर अध्यापक है तो अच्छे 5 शिक्षा साल का वक्त है, 2022 तक ये जी। सारे सपने पूरे होंगे। 2019 का बीच में चुनाव होगा। ओम सैनी साहब हमारे साथ में है। ओम जी, हिंदुस्तान नया इंडिया और आम चुनाव दोनों के बशोपेश में रहेगा कि न्यू इंडिया देखना तो मोदी को चुनना होगा। और क्या आपको लगता है कि जब हम देखते हैं कि इस ब्रिज से हम चढ़ करके चलेंगे तो लोगों को उससे पहले का एक स्ट्रक्चर देखना होता है कि स्ट्रक्चर बन रहा है, इतना लोहा सीमेंट सब कुछ आ गया तो ब्रिज भी बनेगा जब इसमें पैसे लग रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर का इंतजार करेंगे लोग या भरोसा करेंगे एक बार? देखिए, मोदी जी के ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं। वो जिस तरह के का देश बनाना चाहते हैं इसमें किसी को कोई एतराज हो नहीं सकता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन मोदी जी जिन तथ्यों के आधार पर बातें करते हैं वो तथ्य कितने सही हैं। कल जो कुछ उन्होंने काले धन के बारे में और नोटबंदी के बाद में जो आंकड़े आए, आज उनको पूरी दुनिया में चैलेंज कर दिया गया कि ये बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं। चूंकि आज अखबार नहीं आया इसलिए सामान्य लोगों को पता नहीं है, कल पता लग जाएगा। दरअसल वो जिस तरह का देश बनाना चाहते हैं उसमें पहले उस समाज को सुधारने की जरूरत है। दिल्ली में परसों ही 2 लोग शिविर में उतरते ही मर गए। जब आपकी शिविर की समस्या आप समाधान नहीं कर सकते, जब आप लोगों को गुजरात के अंदर परसों ही एक माँ और एक बेटे को जिस तरीके से मारा है, वो जो खाल उतार रहे थे हमारे पशु की, तो उसको कितना पीटा है। इन सब चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर सपने दिखा रहे हैं लाल किले पे से। तो लाल किले पर से कहने से पहले आपको इन सब बातों को भी सोचना चाहिए। सहज बातें नहीं है। समाज में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर आपने चर्चा नहीं की। आपने जितनी योजनाएं बनाई हैं, जिस तरह का देश बनाने की बात आप करते हैं, 2022 की बात बड़ी कपोल कल्पित सी लगती है कि आप अभी पहले 19 का इलेक्शन तो जीत लीजिए। जिस तरह के वादे आपने किए थे, रोजगार कहाँ है? लाइन एक नौकरी के लिए कितने हजार लोग आते हैं? पैसा कहाँ है? निवेश कहाँ हो रहा है? ये सारे मतलब ऐसा लगता है कि ख्याली पुलाव आपने परोसे हैं लाल किले के ऊपर से। कोई भी तथ्य के साथ में कोई बात नहीं की। और जिनको ये कहना चाहिए, इसके साथ में सवाल उठाने चाहिए, उन लोगों की जुबानें खामोश हैं, वो चुप हैं। और उनका जो हाल हो गया है उसको समझने की भी जरूरत है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस वक्त खासतौर से वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अर्थशास्त्री हैं या जो कृषि शास्त्री हैं या जो राजनीति शास्त्री हैं, उनको ये सब बातें प्रधानमंत्री के सामने पेश करने की जरूरत है कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है, आम आदमी किस तरीके से अपने आप को कहां घुटा हुआ महसूस कर रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन को लेकर के आप चर्चा करते हैं। तो अभी चीन के ऊपर सब चीन को आप चुनौती दे रहे हैं। चुनौती देने का मतलब क्या है? रियलिटीज ऐसी हैं कि उनका जिस तरह का असला उनके पास में, जैसे तैयारियां उनके पास में है, हमारे पास में नहीं है। तो संकटों के इन सब में चुनौती देकर के आप क्या करना चाहते हैं? तो ऐसा लगता है कि जैसे विदेश नीति का जो सिलसिला है वो गड़बड़ा रहा है। विदेश मंत्री कहती हैं कि संवाद से सिलसिला होगा, अखबारों के और चैनल्स के माध्यम से या जो दूसरी खबर आती है वो कैसा आमने सामने झगड़ा हो रहा है, वो उधर से पत्थर फेंक रहे हैं, हम इधर से पत्थर फेंक रहे हैं। तो अपने आप में बड़ा संकट वाला सिलसिला है। पाकिस्तान जिसको हम संवाद के रास्ते पे लाना चाहते थे, वो अपनी अलग दुनिया बना करके, तो मैं समझ रहा हूं कि देश के सामने भारी संकट है। उन संकट, चाहे आर्थिक संकट भी कह दीजिए, चाहे सामाजिक। आपको लगता है कि नए भारत के सपने देख रहे हैं हम, सपने बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन वो तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। जी, वो तभी पूरे हो पाएंगे जब तक हम इंटरनली हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर नहीं करें। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आरसी चौधरी साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बात और कही है नरेंद्र मोदी ने कि नए इंडिया से जुड़ा है, ये करप्शन की बात है कि फेक कंपनी जो चल रही थी, एक एड्रेस पे 400 कंपनियां रन कर रही थी, उन्होंने बंद की हैं जीएसटी के बाद में। जीएसटी एक मील का पत्थर साबित होगा और सभी राजनीतिक दलों के सामंजस्य और समन्वय का प्रतीक उन्होंने बताया।
एक न्यू इंडिया का जो सपना लेकर के चल रहे हैं उसके एक आधार ये भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार भी एक उसमें है, गरीब भी है, गरीब के घर पे छत होगी, गरीब को रोजगार मिल पाएगा, गरीब का बच्चा अच्छी जगह पढ़ाई कर पाएगा, किसान की आमदनी दुगनी होगी। तो ये वो चीजें हैं, केवल ये नहीं है कि हम वेपन्स बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं या नई सड़कें होंगी। योगेंद्र, निश्चित रूप से जो आप जो बात कर रहे हो वो बात का स्लोगन है, बोला है उन्होंने, फैक्ट्स पे कहां आया। 2014 में उन्होंने कहा कि हम किसान की लागत मूल्य पे 50% का लाभांश मूल्य देंगे, और 20 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में सरकार हल्फनामा देकर कहती है कि हम इस बात को नहीं कर सकते। क्या लाल किले की प्राचीर से कहने वाली बात कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है कि जब वो कह दिया तो वैसा ही होगा, या किसी जनसभा में कही हुई बात आपकी बात नहीं रहती, वो जुमला हो जाता है? जुमला बात आपकी चाहे जनता की सभा में हो चाहे लाल किले की प्राचीर से हो, आपके विश्वास पे होता है, आपकी इच्छा शक्ति पे होता है। अभी बीजेपी की जो वक्ता है उन्होंने बैठ के बातें की कि हमने नया भारत बनाया, हमने नया भारत बदला, हमने मजदूर, किसान, महिला और युवाओं की उन्होंने बात की। एक छोटी सी ही घटना, इस देश के अंदर लड़कियों को निकल के और ये बताना पड़ता है कि मेरी रात मेरी सड़कें। आज तक इस देश के अंदर लड़कियों को ये जताने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहली बार उन्हें अपना हक मांगने के लिए देश के अलग अलग निर्भया कांड कैसे हो गया? आपकी सरकार में हुआ था, आप निर्भया कांड आपकी सरकार में हुआ था, आप कैसे कह रहे हैं कि बोलिए बताइए ना। आप मैं बोलती हूँ ना जो आप कह रहे हैं, मैं जो आधार पर कह रही हूँ ना, जिस तरह से आप कह रहे हैं महिलाओं की, आपके में पहले अपना देख लेना चाहिए ना कि हमारे में क्या हो रहा था। एक बार के लिए मैं दोनों से जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, लड़कियों को पहली बार सड़क पे उतरना पड़ा कि मेरी उन्होंने कहा हक मांगना पड़ा, हक मांगना पड़ा, नहीं तो हक मांगना पड़ा, हक नहीं है, हक नहीं लगा उन्हें। सरकार ने कहा, पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने उनके ये कहा कि लड़कियां रात के 8 बजे के बाद में बाहर क्या कर रही हैं जी। प्रशासन ने कहा कि हम लोगों को इनको सुरक्षा नहीं दे सकते, प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकता लड़कियों को। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही, वो पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी की जो सरकार जो होने वाली जो लोग हैं, अगर उनके बीच के अंदर देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि ये नेता तो ये हम तो कुछ नहीं बोलना चाहते, हम ये जानते हैं क्या सही हो तो क्या देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं तो उनकी बात को सच माना जाए। और जो उन्होंने जनता की सभा में कही 2014 में, जो उन्होंने 2014 के स्टार्टिंग में जो कही, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो जनता के बीच में वादे किए वो जुमले थे, और लाल किले की प्राचीर वाली जो बात है वो जुमले नहीं होंगे। इस बात को कौन ताकदीद करेगा, कौन एहसास करेगा, कौन कहेगा इस बात को, कौन करेगा इस बात को? और लगा रही है इस बात पर। आरसी चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि आपने कहा कि बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जो इन्होंने जो बीजेपी के वक्ता ने जो कहा, मैंने कहा ये मुद्दे उठाए, उन्होंने एक जो बात करनी चाहिए, और मैंने कहा कि लोगों को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। लोगों को, इस देश के अंदर लोगों को ये बताना पड़ता है सरकार को, एक सवाल है कि ये मेरा हक है, उसके लिए उन्हें सड़कों पे उतरना। ये बताइए कि इस देश में जी आजादी के पहले सड़कों को ऊपर उतरना पड़ा अपनी मांगों के लिए, और आजादी के बाद भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल नई बात है। आपकी लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार आपने चुनी, हमने चुनी है, आपने वादा किया तब चुनी है। उस टाइम हम देश के अंदर गुलाम थे और हमें गुलामी जो सरकार थी उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ा था। आज प्रधानमंत्री ने लोगों से वादा किया था, आजादी का बेटी की सुरक्षा का देश लोगों से वादा किया था, आजादी में उन्होंने देश के लोगों से वादा किया, वो सुरक्षा देने में नाकाम है। इस बात को स्वीकार कीजिए, स्वीकार करना चाहिए। आजादी का श्रेय आप लेना चाह रहे हैं। आजादी का श्रेय तुम्हारे पास में। आरसी चौधरी साहब, इनके वक्त में बच्चियों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, रात 12 बजे मार्च करना पड़ रहा है कि मेरी रात मेरी सड़क। बिल्कुल होनी भी चाहिए, और पहले से भी थी और आज भी थी। वो जताने की उन्होंने एक पहल की है कि ये किसी का हक या धरोहर नहीं है कि हमारे लिए ये नहीं और आपके लिए। एक बात सुनिए योगेंद्र जी, इसी तरह से 16 दिसंबर 2012 आपकी गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर जी, उस वक्त का जो एक बड़ा निर्भया केस पूरा देश निकल आया था, वो क्या था? हाँ, तो मैं वो जानना चाह रहा हूं कि क्या ये चीजें कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि हाँ बिल्कुल ये नए इंडिया के लिए हम
जो सपने देख रहे हैं उसमें ये सब चीजें नहीं होंगी, या फिर कांग्रेस ये कहने को तैयार है कि हमारे वक्त कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है? केवल सड़क पे उतरने के आधार अलग अलग हो सकते हैं। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो आप जो बात कर रहे हैं, हाँ, अभी इस तरीके का जो ट्रेंड बदला है, मीडिया का भी जो ट्रेंड बदला है और सब चीजों का बदला है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजशाही नहीं है। हाँ। आप जनता के साथ में वादे करके और 5 साल के लिए शासन में आते हैं। हाँ। और 5 साल जो जनता से आपने जो वादे किए उसका लेखा जोखा जनता के सामने दोबारा चुनाव में जाने से पूर्व पेश करना होता है। तो हर बार दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, इसलिए लाल किले से सारा बताएं कि हमने अब ये जो बात हुई आपने, वो जो घटना हुई, उस घटना, इस देश के अंदर घटना होना और घटना के बाद में राज और राम और राज की संवेदना, आपकी पार्टी की संवेदना इस चीज को इंगित करती है कि आपकी प्राथमिकता में क्या है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि जो बच्चों की जो मौत हुई उन पे 125 करोड़ की जनता की संवेदना उनके साथ में है। क्या उनकी संवेदनाओं से उस प्रशासन, उस हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर सकती है या सरकार की जिम्मेदारी बनती है? इस मुल्क के अंदर एक नागरिक जाता है, एक आदमी मरता है, एक बच्चा मरता है, और उस बच्चे पे देश का प्रधानमंत्री व्यथित नहीं होता, राज्य का मुख्यमंत्री जवाबदेह नहीं होता, और क्या चाहिए? इससे बड़ी संवेदनहीनता क्या हो सकती है? ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे में नया इंडिया नहीं बन सकता, आप ये कहना बिल्कुल नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। ये एक सोपन है, तो क्या होनी चाहिए? चलिए, ये क्या करना चाहिए? इनको योगी को उठाना चाहिए, वहां पे जो इस तरह की घटना है उनको रोकना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए न्यू इंडिया के लिए? सबसे पहले जो घटना घटित हुई, हाँ, उस घटना के प्रति सरकार को नुमाइंदगी दी है जनता ने जी, उसकी जवाबदेही बनती है कि वो उसके लिए जवाबदेही ले। अगर वहां के मुख्यमंत्री कहते कि इसकी पूरी हमें इसका दुख है, कहीं ना कहीं इस प्रशासन की खामी रही है और इस खामी को हम मिटा के रहेंगे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, पूरी जांच बिठा दी, प्रधानमंत्री आप बोल दीजिए, अभी बोल रहे हैं देश की जनता जवाब मांगने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, तब पता चलेगा वहां पे लोगों के बीच में आपके पास में लौट रहा हूं। मैं शीलदा भाई जी से जानना चाहूं। शील जी, 2 बातें कही हैं। एक तो आमदनी के लिए आप लगातार कह रहे हैं कि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी होगी। अभी वर्तमान आमदनी का अंदाजा लगाना चाहिए कि किसान को जो आज वर्तमान में जो पैसा मिल रहा है उसके वार्षिक आय का जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जो मजदूर दिहाड़ी करने जाता है उससे भी बहुत कम है। आप उसको डबल भी कर देंगे तो डबल कर देंगे, एवरेज इनकम सालाना का पता है आपको कितनी होगी? फिगर्स में वो चंद हजार रुपए के अंदर होती है जिससे उसका गुजारा हो सकता है। कोई ऐसा मेथड है कि जो वास्तव में किसान ये खुशहाली के लिए कहे कि चलिए 2022 तक ही मैं वेट करूंगा, जब तक मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मेरी आमदनी जो दुगनी करने की जो बात कही जा रही है उसका पैरामीटर ये होगा, मेरी आमदनी उतनी होगी। न्यूनतम मजदूरी आप 18,000 रुपए करके चल रहे हैं। देखिए, जो किसान काम कर रहा है खेत के अंदर, उसके पूरे परिवार का भी नहीं, वो तो कहता है कि महीने के 18,000 रुपए मेरा पूरा कुनबा जो लग रहा है, अगर वो भी मिलेगा तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा। देखिए योगेश जी, सबसे पहले जो सरकार ने जो प्रयास किया कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसान कैसे संपन्न हो, तो उसके लिए उन्होंने सॉइल टेस्ट कराया। कई बार ऐसा होता है कि सॉइल इस लायक है हो नहीं है, उनको नॉलेज भी नहीं है क्या फसल में बोना है और क्या उगना है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट प्राथमिकता तो उन्होंने वहीं से शुरू करी, किसान जाने। शीलदा भाई जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा आपसे। ये मैं मानता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री इस देश के मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हों या पहले के कोई प्रधानमंत्री हो, एक एक जगह जाना संभव नहीं है। जो योजनाएं लॉन्च करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी या कुछ धरातली हकीकत से जोड़ करके वो तैयार की जाती हैं। कोई प्रधानमंत्री जाकर के मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है तो इस हिंदुस्तान के अंदर सच्चे सुनने की आदत नहीं रही है, या फिर सच्चाई से उन्हें दूर रखा जाता है। आपको मैं एक रिपोर्ट देना चाहूंगा, और हमारे भी एक खबर लगी है। सोइल टेस्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, अभी भी कहा जा रहा है कितने लाख लोगों को हमने सोइल टेस्ट कर दिया। राजस्थान की भी आप लोग बात कर रहे हैं, लैब के अंदर सामान ही नहीं है साहब, आपने कहां से टेस्ट कर दिया? मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूं आप लोगों को कि वहां पे जो कर्मचारी वो कहते हैं कि हमारे पास में इक्विपमेंट्स ही नहीं है। केवल ये थोड़ी करने से कितने लाख लोगों का हमने मृदा कार्ड बना दिया और उस पर अब हम लाल किले की प्राचीर से कह दें, उससे स्थिति नहीं सुधरी है। यही अगर नए भारत का सपना है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग भी अंधेरे में और इस देश भी अंधेरे में है। आप लोगों को हकीकत में बोलना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग पार्टी स्तर पे भी
कि हमारी अनाउंसमेंट हमने किया है इस योजना को, ये तो बिल्कुल 100% सही चल रही है। आप उसकी हकीकत जानने की कोशिश करिए, अगर कमजोर कड़ी है तो उसे दूर करिए। यही समीक्षक बैठे ओम सैनी साहब हैं, चाहे दूसरे हैं, अशोक गहलोत साहब के वक्त में भी कहा करते थे योजनाएं बहुत बढ़िया हैं, फ्लैगशिप योजनाएं आप लेके आए, समय कम है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर्स की भूमिका में लेके आइए ताकि आमजन को पता चल सके कि ये योजनाएं जनता के लिए हैं। उस वक्त भी कांग्रेस के वर्कर्स का यही एजेंडा होता है जो आज आप बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष में चेहरे बदलते हैं, आप लोगों की स्टाइल नहीं बदलती है। अगर सच्चाई कोई कह भी रहा है तो उसके अंदर एक कवच पेश करते हैं आप लोग कि नहीं जो कुछ हो रहा है एकदम ठीक हो रहा है। हकीकत तो जानने की कोशिश करिए उस। बिल्कुल योगेश जी, मैं यही बता देना चाहती हूं आपको, अभी आपने कहा कि योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही हैं, इसीलिए हमारे संगठन में बूथ स्तर तक जो विस्तार किया गया है वो इसीलिए कि चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमें ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं न्यू इंडिया, नरेंद्र मोदी का सपना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साइनिंग इंडिया देखा था और अब नरेंद्र मोदी जी ने न्यू इंडिया। सील दवाई जी के पास में मैं था। मैडम देखिए, न्यू इंडिया का सपना देखा, बहुत अच्छी बात है, खुशी है, हमें अंदर से भी सुनकर के खुशी हो रही थी। कुछ चीजें उन्होंने बताई भी कि भीम ऐप के जरिए या फिर तेजस जो हमारा प्लेन के उन्होंने जिक्र किया, और भी कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया, अपनी योजनाओं के लिए कहा। बिल्कुल ये सब वो आधार बिंदु हो सकते हैं न्यू इंडिया के, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं जिसका चिंता है और चिंतन 70 साल से करता आ रहा है ये मुल्क, उनको दूर करने की तरकीब, पहलू वो क्या होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आपने जैसे जिक्र किया कि देखिए किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि उस समय कहा भी यही गया था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं नरेंद्र मोदी साहब का, जब ये लॉन्च कर रहे थे गंगानगर में, उस वक्त गंगानगर के सूरतगढ़ में, तब ये कहा भी गया था कि जब इंसान को अपनी हेल्थ की चिंता होती है कि मेरे शुगर है, बीपी है, किस चीज की कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो जमीन की भी हकीकत जानने की आवश्यकता है और ये कार्ड उसी वजह से बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो कार्ड के बाद में बहुत सारी जगह आज भी ऐसी हैं, और चलिए आप जनटी पे यकीन मत करिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, आप कहीं पे भी डालेंगे तो मिल जाएगी। वो लैब वगैरह जो है उनके अंदर इक्विपमेंट्स ही नहीं है, जो जांच करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट होने चाहिए, उन लोगों का अभाव है। ऐसे में कैसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दिशा में इस वजह से काम हम आगे बढ़ा चुके हैं और ये बढ़ रहा है। तो ये एक हकीकत ये है। बाकी तो देखिए जनता है, जनता का स्व विवेक और सबसे बड़ा अधिकार मतदाता के पास में जो है मत का, वही सरकार को चुनता है और वो सरकार जो चुनता है वो फाइनल होती है। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि महारानी के कोख से जो पैदा होगा वही राजा बनेगा, अब तो जनता अपना मुल्क का जो सुप्रीमो है उसको वो चुनती है। तो एक बात ये नहीं है। न्यू इंडिया के जो सपने आप लोग देख रहे हैं, 2019 से पहले देश को कुछ विश्वास तो दिलाओगे कि हाँ ये काम हमने किए हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे आधार बिंदु और इस वजह से हम 2022 का सपना देख रहे हैं। सवाल ये चल रहा है बीच में इन लोगों का। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जो किसानों की बात चल रही थी, आप उसकी लेबोरेटरी की भी बात कर रहे थे, हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान सरकार में आपने देखा एग्रोमीट जो हुआ था, उसमें नए नए तरीके जो, जी बोलिए। हाँ, उसमें जो नए नए इक्विपमेंट्स जो आए खेती में, खेती की पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जाए, उनको पूरी जानकारी देने के लिए बाहर से एक्सपर्ट बुलाए थे और बाकायदा प्रेजेंटेशन हुआ और बहुत हजारों की संख्या में किसान वहां पर इंटरेस्ट लेके उसमें तो संदेह नहीं है कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी से और वो रूबरू कराया है। बिल्कुल, हाँ। ये भी बहुत एक स्टार्टिंग आप कह सकते हैं। तो उनको एक नई जानकारी मिली और जो है कि खाद के बारे में उनको अच्छी तरह से जानकारी दी गई, उनको नई उर्वरक क्या डालनी चाहिए उसकी दी गई, पैदावार किस तरह से बढ़नी चाहिए, उनके पानी की व्यवस्था कैसी हो, इन सब की जानकारी दी, एक तरह से बूस्ट अप करने का प्रयास किया। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं, इनकी बात आप छोड़ दें तो आप देखें, हम दालों की देख लीजिए और भी देखिए, इसकी जो वहां पर ऑलिव ऑयल की जो वहां पर कभी पैदावार नहीं होती थी, एक नई एक शुरुआत हुई है और कई बार अभी कुछ समय पहले भी बम्पर फसल पैदा हुई है। या मैंने जैसा कहा प्राकृतिक आपदा को अपन छोड़ दें तो हर तरह से सरकार ने प्रयास किया। किसान क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, फसल बीमा योजना देख लीजिए,
प्रधानमंत्री बीमा योजना दीजिए। मतलब किसानों को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं हो, उनको समर्थन मूल्य मिले, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाए, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो, बिचौलिए समाप्त हो, ये हर तरह से एक सरकार ने प्रयास किया है। लेकिन किसान अभी ये कहता है कि हमें चाहे किसान क्रेडिट कार्ड मिले ना मिले, हमारा फसल बीमा हो ना हो, हमारे साथ धोखा नहीं हो। अब वो धोखा कैसे हो रहा है किसान के साथ में? देखिए, हमने बात की, अभी मैं आपको सुनवा, तभी थोड़ा टेक्निकल चीजों की वजह से विलंब हो पा रहा है। मैंने 2 किसानों से बात करवाने की कोशिश की, कोटा के पास से और गंगानगर से। हमने 2 अलग अलग दिशाओं को चुना। किसान से मैंने पूछा तो उनका कहना था कि हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की बात या जो फसल बीमा की बात की जा रही है कि फसल बीमा तो जब हम लोन लेते हैं कोऑपरेटिव से, हमारी इच्छा नहीं हो तो भी दे देते हैं कि आपको यार उसका अगर फसल खराब भी होती है किसी भी कारण से तो पैसा कितना मिलता है कि ये सब जानते हैं कि हमें कितना पैसा मिलता है उसका। तो फसल बीमा योजना को लेकर के हकीकत आप लोग वाकिफ हैं कि किस तरह से मिल रही है। योजना बेकार नहीं है, लेकिन वो किसान जो कह रहा है कि मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, उस धोखे को कैसे दूर करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, मैं जैसे पहले भी चर्चा में मैं बात कर रही थी कि इसी के लिए हमारी जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो कार्यकर्ता है, वो एक एक गांव में, जिले में, मोहल्ले में, यहां तक कहूं कि एक एक घर पर जो बूथ विस्तारक बना रखे हैं, वो एक एक घर में जाकर उनका काम यही है कि वो हर व्यक्ति जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको समझे। रिपोर्ट आ रही है लोगों की उसमें? बिल्कुल आ रही है ना, जहां पर है सब खुशहाल है। नहीं, खुशहाल नहीं, जो लाभ नहीं उठा पा रहे, हाँ। जो लाभ नहीं उठा पा रहे उनको बता रहे हैं कि आप किस तरह से। देखिए, योजनाएं बेकार नहीं होती हैं, योजनाएं बेकार नहीं होती हैं, योजनाएं जनता है ना। सरकार तो ये है जनता के लिए, जनता के चुने हुए, जनता को समर्पित, जो भी हमारी डेफिनेशन है वो सब जनता के लिए होती है। सरकार की योजनाएं भी अच्छी होती है। मैंने कहा ना कि उसकी तहकीकात तो कीजिए कि सच्चाई क्या है उसकी, कि जो योजना हमने जनता को समर्पित कर दी उसकी पोजीशन क्या है, कि चल भी पा रही है कि नहीं पा रही है। जिस व्यक्ति को, नाथूराम को इसका लाभ मिलना चाहिए, उसको उसका लाभ भी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर वास्तव में आप अगर इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। बहुत मैं आपके पास कहना चाहूंगा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि 3 साल में मोदी साहब ने कोई नया अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट ये पहली बार नहीं है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो स्किल इंडिया, इनके साथ में जब थी तो ये मेकिंग न्यू इंडिया का ये सपने और उन्हीं के कल पुर्जे थे ये तीनों चारों चीजें जो मैं जिक्र कर रहा हूं, भीम ऐप हो चाहे दूसरी चीजें हो। तो नए अनाउंसमेंट अब की बार नहीं देखे गए। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जा रही थी कि 3 साल के बाद में जो सिचुएशंस देश में पैदा हो गई हैं, खासतौर से किसानों के एजिटेशन तमिलनाडु से हुआ, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने यूपी में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उनकी आत्महत्याएं देखी। इनके निराकरण के लिए सरकार ने क्या किया ये बोलना चाहिए। समाज में जो विकृतियां पैदा हो गई हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ में या जातिवाद की वजह से दलितों के साथ में जैसा व्यवहार हो रहा है, उस पर बोलना चाहिए था। गोरखपुर में जो हुआ उस पर खेद नहीं, निश्चित रूप से बताना चाहिए था कि क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, इससे मैं कितना आहत हूं और मैं मुख्यमंत्री से क्या कहूंगा, या उस प्रदेश के गवर्नेंस में ये सिलसिला कैसे है कि मुख्यमंत्री के जाके आने के बाद में प्रधानमंत्री ने ये सब बातें ना करके और सिर्फ नए इंडिया की बात की कि नया इंडिया बनाएंगे। वो तो बाद में बनाएंगे, पहले तो बेरोजगारी का सवाल जो अपने आप में मुल्क में परेशानी पैदा कर रहा है उसका हल निकालना चाहिए था, उसके बारे में बताना चाहिए था, ऐसी अपेक्षा की जाती है। उसके बाद में जो निवेश में जो दिक्कत पैदा हो रही है, वो दुनिया घूमे हैं, वो दुनिया में, हिंदुस्तान में मतलब प्रचारक के रूप में, ये आरएसएस के प्रचारक के रूप में यूरोप और अमेरिका में घूमते रहे हैं। ये प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले उन्होंने देखा है कि वहां की संरचना कैसी है, भ्रष्टाचार जो चले जा रहा है। आप मध्य प्रदेश में देखिए कैसे भ्रष्ट लोग पकड़े गए हैं, आप रमन सिंह के यहाँ देखिए कैसे भ्रष्ट लोग पकड़े गए हैं, छत्तीसगढ़ में, झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार। और ये बोलते हैं कांग्रेस का राज कर रहे, तो होगा, इसीलिए तो आपको जनता ने चुना है कि उस भ्रष्टाचार से आहत लोगों ने आपको मौका दिया, लेकिन आपके यहाँ कहां सुधर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता ये है कि प्रधानमंत्री सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं। ये इतना बेहतरीन मौका था कि पूरे मुल्क के साथ में संवाद कर सकते थे, लोगों की उस तकलीफ के बारे में अपनी राय दे सकते थे, अपने उसके निराकरण कैसे कर रहा हूं उसके बारे में बात कर सकते थे, लेकिन वो नया इंडिया की बात करके 2022 तक की बात कर रहा है। देखिए, तो अपने आप में बड़ा आश्चर्य। ओम जी, मोदी जी ने 2-3 बातें कही है, स्पीच आपने इसको सुनाया अभी। उन्होंने कहा कि जब देश में गरीब के पास में पक्का घर होगा और बिजली पानी की उसकी किल्लत नहीं होगी,
महिलाएं बिना डर के अपना जीवन जी सकेंगी, वो तमाम चीजें हैं, तब मेरा एक नया इंडिया होगा। तो उन्होंने जो चीजें रखी हैं जी, वो सही है, वो ये सब कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनको कैसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए मैंने क्या क्या किया है जी, ये सारा ये देश जानना चाहता है कि वो रूट लाइन क्या होगी, किस तरह से आप पूरा करेंगे। कैसे हासिल, मैं वापस शीलता भाई जी आप ही के पास में आ रहा हूँ, आऊंगा आपके पास में जी। देखिए जो बेरोजगारी की बात है, तो आप देख लीजिए कि कितने आईआईटी खोले उन्होंने, कौशल डेवलपमेंट, कौशल विकास में, कौशल ट्रेनिंग में। आप राजस्थान को देख लीजिए, अभी 4-5 दिन अभी मिला है, अभी राजस्थान के बच्चों की बात बताना चाहता, सुन लीजिए आप, इस हमारे घर के बच्चे जिन्होंने पीएचडी किए, जो रिक्वायर पूरी तरीके से परफेक्ट, उनके लिए जॉब्स नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। दूसरों की बात मैं कैसे करूं, मैं खुद अपने घर में देख रहा हूं, मेरे पड़ोस में देख रहा हूं, मेरे आसपास में देख रहा हूं, जॉब्स नहीं है उनके लिए। 38-40 विश्वविद्यालय खुल गए हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स नहीं, वहां से निकल करके आते हैं, जॉब्स नहीं है। ये आप कहेंगे आंकड़ों में, आप कहते रहते हैं सब कुछ हो रहा है, हकीकत एक जॉब निकाल के देखिए, आपके घर पे भीड़ लग जाएगी। नहीं, देखिए जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर, कितने जो ये रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, वो एमओयू हुआ है, भ्रष्टाचार, देखिए नहीं वो भ्रष्टाचार पे, ये तो मैं कह रही हूँ आपसे, भ्रष्टाचार पे जो लगाम लगी है। आप मोदी जी यूरोप और अमेरिका घूम चुके हैं, वहां पर जिस तरीके से लोग निवेश करते हैं, वहां पर जिस तरीके के डेवलपमेंट के मॉडल जिनकी चर्चा की जाती है, वैसा हमारा मॉडल नहीं बन पा रहा है। और इसीलिए लोगों ने मोदी जी को चुना था कि कांग्रेस के वक्त में ना हुआ, मोदी जी के वक्त में ऐसा मॉडल बन जाएगा और लोग निवेश के लिए आएंगे, जॉब्स भी होंगे और चीजें भी नहीं बनेंगी। देखिए सैनी जी, मैं आपको बताऊं, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, जयपुर की बात कर लीजिए, जो भ्रष्टाचार में जितने ऑफिसर्स हैं, छोटे लेवल से वो कलेक्टर ले लीजिए, आईपीएस ले लीजिए, सबको पकड़े गए हैं। जो भ्रष्टाचारी जो है, 1000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उसका जो आईएएस अधिकारी है, वो आपकी सरकार ने अनुशंसा की, आपको कानून पता नहीं है, आपको पता है आईएएस को एक समय सरकार की उसको तनख्वाह नहीं दे सकते, जनता जानती है, समय पीरियड के बाद में आपको पता सरकार अनुशंसा करती है करने के लिए, पहले घर बैठे उसको भ्रष्टाचार अखंड सरकार सरकार कैसे कर सकते हैं, वो तो अखंड पर्याय है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का पर्याय, कौन नहीं जानता। चलो पर्याय है, एक जननी है, बड़ा मुश्किल काम है। देखिए ये हमने आपको छूट दोनों का इस वजह से दी है कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है मोदी साहब का, कि करप्शन फ्री करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इसी वजह से आप लोगों की बहस से शायद हो सकता है कि कोई रास्ता निकल सके कि भ्रष्टाचार ऐसे दूर हो सके। पहले तो इन्होंने जो किसान के बारे में जो बात की, उसका जवाब जिस वजह से मैंने देखेगा हम कितने स्वस्थ ओम जी, मैं शील जी एक बात जानना चाहूंगा, ओम सैनी साहब ने भी ये बात कही और ओम सैनी साहब ने नहीं कही, मैंने भी नहीं कही, मान के चलिए, आप अंदर थोड़ा सा झांक करके देखें, आप खुद भी महसूस करेंगे इस बात को। अगर मुझे किसी ढाबे पे खाना अच्छा नहीं लगता है, तभी तो दूसरे ढाबे को मैं चुनता हूं। अगर इन्होंने करप्शन था इनके यहाँ पे, इन्होंने काम नहीं किया, बिल्कुल नक्कारी सरकार थी, जब तो आप लोगों को इतना मैंडेट दिया। 1984 सिंपैथी लहर जो राजीव गांधी को मिली थी इंदिरा जी की हत्या के बाद में, उसके बाद तो क्लियर मेजोरिटी की सरकार आप ही की बनी है। अगर अभी भी आज अगर हम ये बात कहें 3 साल पूरे करने के बाद भी कि 70 साल 60 साल, तो मुझे लगता है कि ये देश अब शायद सुनना नहीं चाहता ये सब चीजें। 3 साल में तो वो चीजें निकल के आनी चाहिए कि हमने, मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने एक एड्रेस पे 400 कंपनियां चल रही थी, उनको बंद की हैं। 3 लाख अभी उन्होंने बताया कि फेक फर्म थी जो हवाला का कारोबार कर रही थी, उनको हमने बाहर किया है। नोटबंदी के जरिए ये चीजें सामने आई हैं। नोटबंदी पे चलो खैर मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहूंगा, उसमें भी जो उन्होंने आधार बिंब बताए थे कि नक्सलियों के पास, आतंकवादियों के पास पैसा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार उससे दूर होगा, बहुत सारी चीजें, वो सब चीजें भी मिल रही हैं। लेकिन फिलहाल की जो बात है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्लियर मेजोरिटी मिलने के बाद भी हम क्या 2022 तक
यही न्यू इंडिया के लिए यही सड़क बिछाते रहेंगे कि 60 साल में ऐसा हुआ था, आप हमसे 10 साल का हिसाब भी मांग रहे, 7 साल होंगे मेरे ख्याल में उस वक्त तो ये सब चीजें आपको लगता है कि चल पाएंगी? नहीं योगेश जी, हम तो आगे का बता रहे हैं। हाँ। जो 3 साल में जो हुआ है उसको हम बता रहे हैं। हम बता रहे जीएसटी अभी जैसे आपने कहा कि आपके अपने कार्यकाल पर भ्रष्टाचार पे इन पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हम नए इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारी जागृति भी मीडिया की भी थोड़ी न्यू इंडिया की ओर जा रही है। और न्यू इंडिया का मतलब यह है कि हम अगर बैड इतिहास रहता हम उसको भूलें, जब भी तो नए सपने देख के आगे बढ़ेंगे। आप एक बार के लिए अगर आपके सपनों की बुनियाद इनके 60 साल के कारनामे हैं, जवाब देने के लिए अगर यही सब कुछ है तो न्यू इंडिया आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। हम तो आगे चल रहे हैं, हमने तो छोड़ दिया, जो कुछ हुआ उससे आगे कदम बढ़ा के चल रहे हैं। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, हमारी सेनाओं को देख लीजिए, हमारी सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, हमारी जो स्थिति है आज विदेशों में उसकी बात कर लीजिए। ये बात आप कह रहे हैं अच्छे लग रही है, लेकिन 60 साल का इतिहास अगर कांग्रेस का गिना है तो मुझे लग रहा है कि न्यू इंडिया के सपनों की बुनियाद तो ये नहीं होनी चाहिए। गिन ही रहे उस पर ही तो हमने जो भ्रष्टाचार था, हमारे जो एजेंडे थे, जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए हमारे एजेंडे थे, हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते हैं। चलो बुराइयों के लिए आप शैतान पे पत्थर फेंकिए। योगेंद्र जी एक बात जानना चाहते हैं कि देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि भारत की जनता ने आपको इसलिए केंद्र में शासन दिया और प्रदेशों में भी शासन दिया कि आप लोग बड़े प्रतिबद्ध लोग हैं और देश को सुधारना चाहते हैं। तो सबसे भारत की जनता ने महसूस किया कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसमें जब तक ब्यूरोक्रेसी चीजें डिसाइड करेगी तब तक उसको नियंत्रित नहीं किया सकता। कांग्रेस पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे आश्रित रही, क्योंकि मुझे याद है कि इनके प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री बोलते रहे कि नौकरशाही किसी की नहीं होती, जो भी शासन कर रहा था उसकी होती है। हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत रही। तो आपका जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, उस प्रतिबद्ध कार्यकर्ता ने अपनी मॉनिटरिंग का काम तो किया नहीं। अगर किया होता तो जिस तरह की सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो किसानों के परेशानी का विषय हो, आत्महत्या का विषय हो, चाहे उनको लोन दिए जाने का विषय हो, चाहे उनको समर्थन मूल्य दिए जाने का विषय हो, अगर कार्यकर्ता कर रहा होता और कार्यकर्ता आकर के आपको बताता कि आप ये गलत कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसा हुआ नहीं ना। तो आप उसके बाद में जब मोदी जी लाल किले से बोल रहे हैं तो हम फिर वही सवाल कर रहे हैं कि आपके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कहां है? उसने इन सब चीजों को क्यों नहीं देखा? उसने क्यों नहीं झकझोरा? उन्होंने क्यों नहीं कहा मोदी जी से कि आप ये मत बोलिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई नियंत्रित नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हर प्रदेश के अंदर उसका भारी बोलबाला है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, सब जगह हो रहा है। तो ये बातें तो कार्यकर्ता ही बताएगा ना, बिल्कुल मानोगे, लेकिन बोल नहीं रहा। सैनी जी मैं बताती हूँ कि आपको भी शायद पता होगा, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर वीकली पूरे वीक जितने भी मंत्री हैं संबंधित डिपार्टमेंट के आते हैं, वो वहां पर जन सुनवाई होती है। कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में काम करता है उसमें क्या समस्या है उनको लेकर आते हैं और इमीडिएट कंसर्निंग जो ऑफिसर होता है उसे फोन किया जाता है। इसमें मैं सहमत हूं, यहां तक आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत का मालूम है आपको? मैं आपके यहां से रिपोर्ट दिखा सकता हूं। जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल मंत्री जी ने बहुत अच्छा तवज्जो दिया, हमारे को ऐसे फोन भी किया, लेकिन वहां तो कोई सुना ही नहीं। उसने कहा कि भाई ये हो ही नहीं सकता काम इस तरह से, नहीं तो फोन करने से काम नहीं चल रहा ना, उसका डिस्पोजल होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, फॉलोअप का एक मिनट बता दूं। फॉलोअप के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा जितने भी कलेक्टर्स की मीटिंग लेते थे, ऑफिसर्स की पूरी रिपोर्ट जो भी मुख्यमंत्री के लिए कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री की गवर्नेंस तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं, जो सब उसी की तो बदौलत है। जहां पर काम नहीं हो रहा है, जिन पर कार्रवाई हो रही है, एसीबी भी छापे डाल रही है, वो अरेस्ट भी हो रहे हैं, सीबीआई भी हो रही है, तो उन पर कार्रवाई हो रही है ना। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सब पे बिल्कुल पूरी सरकार की पूरी नजर है। अगर कोई काम नहीं करता तो उनकी पोस्टिंग भी रद्द हो जाती है, ट्रांसफर भी होता है। जी, वैसे आपको लगता नहीं है कि नए इंडिया की बुनियाद से पहले मोदी साहब को सभी राज्यों, देखिए सपना देखा उन्होंने, बहुत अच्छी बात। और आज अगर हम नहीं विचार करेंगे तो कब करेंगे कि नया इंडिया होना चाहिए। इंडिया के विचारों का, इंडिया की आइडियोलॉजी, माफ करेगा, इंडिया के एक पैशन का, सब चीजों का एक एक्सटेंशन होना चाहिए और वही न्यू इंडिया में झलक सकता है। लेकिन सबसे पहले तो जो आवश्यकता है वो यह है कि राज्यों के साथ में बेहतर कॉम्बिनेशन हो। आपको राज्यों का विश्वास में लेना पड़ेगा। जैसे जीएसटी के लिए सभी मैक्सिमम राज्यों ने इसे पारित किया। नए इंडिया का सपना आप लेकर के आ रहे हैं और अगर 60 साल का दर्द अगर हम बार बार सहलाते रहेंगे
तो उससे न्यू इंडिया नहीं बन सकता। उससे तो हम एक वो आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को न्यू इंडिया फेल हो गया तो जवाब क्या देंगे, उसके लिए 60 साल आप बार बार कहते रहेंगे तो मुल्क कैसे सहन कर सकता है। कि आज भी अगर किसी से बात करिए, आप भी एक, मुझे लगता है कि मतदाता पहले है, बीजेपी की वर्कर बाद में है। अगर आपसे कोई लगातार यही बात कहता रहे कि उनका भी तो ऐसा ही था, आपने पैसे दिए किसी से अच्छी दाल खरीदने के लिए और कहा कि ये दाल अच्छी नहीं है, कि आपने पहले वाले से जो खरीदी उसमें भी तो कंकर आ रहे थे, तो वे पैसे आपको इसी बात के दिए कि मुझे अच्छी दाल मिलेगी। अगर यही बात लगातार कहते रहेंगे कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उनसे तो सवाल नहीं पूछ रहे, तो मुझे लग रहा है कि हक है उन लोगों का पूछने का जिन्होंने मैंडेट दिया है और मजबूत करके एक प्रधानमंत्री को स्थापित किया। सपने बहुत अच्छे हैं और आंखों में मुझे लग रहा है कि आंसू से बेहतर सपने हो तो अच्छा ही रहता है, अगर बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं मोदी साहब। लेकिन 60 साल का जिक्र मत करिए आप लोग जी। योगेंद्र जी, आपने भी कई बार जैसे इस बात पर चर्चा किया, जिक्र किया, किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है और जब तक उस पर सजा नहीं हो जाती है तब तक आप उस पर नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने कांग्रेस पे सिर्फ आरोप लगा के सत्ता पे आसीन हुई और सौपन दिखाए थे। आज एक भी आदमी को ये जेल की सलाखों के पीछे अगर भ्रष्टाचार किया था, इनके पास पूर्ण बहुमत था, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं भेज पाए। एक चीज, कुछ लोगों को तो आप लोग पहले भेज चुके थे। हाँ, हमने भेजा, प्रतिबद्धता है। हमने आपको सुना। एक सेकंड, मैं एक मिनट आपके सवाल को क्लियर कर दूं। आप क्या कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है मैडम? इनका ये कहना है कि आप लोगों का एजेंडे में करप्शन था, एक भी आदमी को हमारे वक्त के लोगों को आपने जेल में नहीं भेजा, इनका ये एक सवाल है आपका। हाँ, भ्रष्टाचार अगर किया था तो आपके पास जांच एजेंसियां थी, आज तक आपने उस भ्रष्टाचार के ऊपर सजा क्यों नहीं दिला पाए लोगों को, क्यों नहीं कर पाए? भ्रष्टाचार सिर्फ उन्होंने एक बात की, आज कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो टाइमली आप बाहर नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? आज इस प्रदेश के अंदर जहां अपन बैठ के चर्चा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो उनके बेटे ने जिस एजेंसी के शेयर खरीदे, जिन्होंने जो लंदन के अंदर जो उन्होंने गवाही दी, नहीं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार नहीं मान रहे आप। जो 10,000 रुपए का शेयर होता है, जो 10,000 रुपए का शेयर होता है, वो 10 रुपए का जो शेयर होता है 98,000 रुपए का शेयर हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मीटर बनता है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी पे आईटी की रेड नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई को जांच नहीं देनी चाहिए थी? क्या मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक जो घोटाला हो रहा है और जो उसके विशल ब्लोअर थे, उन लोगों की एक एक जो गवाह थे उनकी हत्या हो रही है, क्या उस मुद्दे के ऊपर 48 लोगों की हत्या कर दी गई जब उनकी कोर्ट में गवाही होनी चाहिए थी? क्या उसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए थी? क्या वो वहां पर नहीं जानी चाहिए थी? क्या महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उसकी नहीं देनी चाहिए थी? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर पीडीएस की जो बात करते हैं वहां पे जब घोटाले की बात होती है तो वहां पे नहीं देनी चाहिए? ये अपने लोगों पे अगर ये भ्रष्टाचार के प्रति इतने ही सजग हैं तो उस पर क्यों नहीं होना चाहिए? एक चीज। दूसरा, पन्नामा पेपर्स पे जो लोगों के नाम हैं, उन लोगों को नाम डिक्लेयर करने में इन्हें क्या दिक्कत आ रही? सरकार ने क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किया? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? जब कालाधन जो भ्रष्टाचार जो बाहर से लाने की जो बात करते थे वो क्यों नहीं हुई? इस मुल्क के लोगों को लाइन में लगा के आप अपनी बात को छुपाने के लिए लाइन में लगा के उनको मार दिया और आज तक वो अपने आंकड़ा ये पेश नहीं कर पाए कि आरबीआई के पास रुपए कितने, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के लोगों को जान की खतरे में डाल दी और उनकी जानें चली गई। आप ऐसे भ्रष्टाचारी को रोकने की बात करते हैं। अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार रोकने आपको नहीं होना चाहिए। बार बार चिल्लाइएगा, जो आपने जारी किया था, आज भी न्यू इंडिया में इसी को कर रहे हो। वो लोग भूले नहीं है, वो लोग भूले नहीं है। हमने भ्रष्टाचार को मुल्क के अंदर अरे सुन लीजिए मैडम जी, बता रही है, आप बता रही है आवाज लोगों की जो आवाज है वो जनता भी सुनी जानी चाहिए। इस जगह 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस आवाज को नहीं रोक नहीं सकते। अगर आप जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं है, हमने अपनी बात को सुना, आपके पास जवाब नहीं था। कांग्रेस जनता को ला देता, लेकिन पुलिस ने भ्रष्टाचार लोग कुछ लोगों को
शर्म आनी चाहिए उस बात चौधरी साहब मैं माफी नहीं, देखिए हमने इनकी बात को पूरी बात सुना, हाँ। आपने भी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाए, हमने उसको भी सुना। क्या इस मंच पे बैठ के और उस बात का जवाब नहीं दिया जाए? पार्टी की वकालत कर रहे हो, समय नहीं है, समय का अभाव है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं जी कि किसानों के लिए आपने कहा था कि लागत मूल्य का 50% का लाभांश देंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने उस बात के लिए मना किया या नहीं किया? तो उस बात को मना किया तो किसान कैसे विश्वास करे कि 2022 में आप उसकी आमदनी दुगनी करेंगे? एक चीज, राज्य की जो सरकार है, राज्य की सरकार ने कहा था कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाएंगे, एमएसपी में बहुत सी फसलों को जोड़ेंगे, क्या आपने जोड़ पाए? क्या कृषक सुरक्षा अधिनियम आप बना पाए? कृषक सुरक्षा आयोग जो बना पाए, नहीं बना पाए, फिर आप सौपन क्यों दिखाते हो? यहाँ पे किसान आयोग बन गया, नहीं, कृषक सुरक्षा आयोग की बात है, किसान आयोग पहले से बना हुआ है। मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, हम रोकना चाहेंगे, लेकिन न्यू इंडिया का जो सपना देखा जा रहा है और 2022 को लेकर के मोदी साहब जो जिक्र कर रहे हैं, 2019 में इस देश में चुनाव होगा, योजनाएं हैं, कांग्रेस का आरोप हो चाहे आमजन कह रहा हो, वो जानना चाहते हैं कि 2022 के, चलिए आप सपने तो देखिए, लेकिन न्यू इंडिया की आधारशिला क्या होगी, आप किस रूट मैप पे आगे बढ़ेंगे, वो कैसे न्यू इंडिया बनेगा, वो लोग जानना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि लाल किले की प्राचीर से ये मुल्क कुछ नई चीजें सुनना भी चाहता है, होना भी चाहिए, उस विजन को देखना चाहते हैं, वो देखा और मोदी साहब ने बताया भी। लेकिन न्यू इंडिया के लिए 2022 के सपनों से पहले इस देश को ये तो बताना होगा कि वास्तव में न्यू इंडिया का जो रूट लाइन है ये हो, और इस आधार पे हम न्यू इंडिया के जो सपने देखे वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मुद्दा बहुत ही गंभीर और बड़ा मुद्दा है, लेकिन समय का अभाव है, इस वजह से हम यहाँ पे विराम देंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।